फिफ्थ क्लास, कैसे हो बच्चों आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिफ्थ क्लास, आज हमारा जो हिंदी व्याकरण जो बुक का है वो 5 चैप्टर हैं जो आज हम रीड करेंगे। हमने हमारी जो पिछली वीडियो है हमने जो 4 चैप्टर हैं वो उनको रीड कर चुके हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स या कुछ हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है। आज हम रीड करेंगे 5 चैप्टर जिसका नाम है कारक। कारक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए हम इनको रीड करते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द के संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कि कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जो वाक्य बनता है ना, और उस वाक्य का संबंध किससे है, उन दोनों का जो संबंध होता है ना वो किसके लिए कहा गया है, किसके द्वारा क्या कहा गया है और किसके लिए कहा गया है, उनके बीच का जो रिलेशन, जो रिश्ता होता है ना, क्या किस रिश्ते के बारे में हो रहा है, इन दोनों का बीच का रिश्ता क्या है, तो उस रिश्ते का जो हमें पता चलता है ना उसे कारक ही कहते हैं। कारक के द्वारा ही हमें उनके रिलेशन का पता चलता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द के संबंध प्रकट होता है, उनका रिलेशन हमें पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। मतलब कारक के कुछ निश्चित चिन्ह दिए हुए होते हैं, उनको विभक्ति कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि विभक्ति किसे कहते हैं, तो कारक के जो चिन्ह होते हैं उनको विभक्ति कहते हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं कि हिंदी कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं और इनके चिन्ह हैं जो ये हैं। अब ये जो आपके सामने ये जो सारणी बनी हुई है कारक और कारक चिन्ह की, तो इनको आपको क्या करना है? आपको इनको लर्न करने, इनको याद करने। इनको याद करने का मतलब एक तरीका है, जैसे इसमें है देखो, कर्ता का सब्जेक्ट है, इसका कारक चिन्ह क्या होगा? ने। कर्म ऑब्जेक्ट, इसका जो चिन्ह है, सिंबल है, वो क्या है? को। तो इसको आपको रीड कैसे करना है? देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, करण से, संप्रदान के लिए अपदान से पृथक या अलग, संबंध इनका जो रिलेशन है का, की, के, मतलब किसका है, किसकी है ना, अधिकरण में, पर, संबोधन है, ओ, अरे, संबोधन, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है? ये जो सारणी दी हुई है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन है, ओ, अरे। आपको क्या करना है? इनको आपको लर्न करना है, ठीक है। आपको इनको समझना है कि कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने, कर्म का जो चिन्ह होता है वो होता है को, करण से या के द्वारा। अगर किसी लाइन में, पूरे वाक्य में अगर से आएगा तो उसका जो कारक होगा वो क्या होगा? करण होगा। के लिए, किस, है ना, के लिए, तो के लिए जैसे शब्द आएगा वाक्य के अंदर तो उसका जो होगा कारक वो होगा संप्रदान, ठीक है। फिर आता है से, है ना, से आएगा, उसका क्या होगा? अपदान। संबंध का जो चिन्ह होता है वो होता है इसका, इसकी, है ना, इसके। के जब शब्द आता है ना, हमारा, जो हमारे जैसे कोई भी वर्ड में आएगा तो उसका संबंध जो बताएगा वो का, की, के, का, की से पता चलता है, तो उसका जो कारक होगा वो क्या होगा? संबंध होगा। अधिकरण में, पर, लोकेटिव, है ना। तो इसमें कारक कितने हैं? पहला आता है कर्ता कारक, है ना। कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा तो आपको हमने पढ़ी, संज्ञा और सर्वनाम हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, मतलब जो कोई क्रिया वह खेल रहा है या फिर राम खेल रहा है, तो इसमें जिसका बोध हो ना उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो इसका चिन्ह है ने, जैसे मोहन ने खाना खाया, तो मोहन क्या हो गया? संज्ञा हो गई, ने खाना खाया, तो ये क्या हो गया? मोहन के बारे में कर रहे हैं तो मोहन ने खाना खाया, तो ये कर्ता के तरफ इशारा कर रहा है ना, कर्ता का बोध करा। ने किसके लिए हो रहा है? मोहन के लिए हो रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे?
कर्ता कारक कहेंगे। इस वाक्य में खाया क्रिया है और इस क्रिया को मोहन ने किया है, इसलिए मोहन कर्ता कारक है। इसमें मोहन क्या कर रहा है? खाना खा रहा है ना। तो खाना खाया मतलब उसने खाना खाया, तो खाया क्या हो गया? क्रिया हो गई। खाना जो हो गया वो क्या हो गया? क्रिया हो गई। और उसने किसने खाना खाया? मोहन ने। तो ये खाया शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? मोहन के लिए होता है। तो मोहन क्या हो गया? इसमें कर्ता कारक हो गया, जो मोहन ने किया। अभी ऐसे होगा कि मोहन खेल रहा है, खेल है ना, खेलना। तो खेलना क्या हो गया? एक क्रिया हो गई। और खेल कौन रहा है? जैसे मोहन खेल रहा है, इसकी जगह कोई और भी नाम या सर्वनाम जो भी है यूज़ हो सकता है। तो इसके अंदर जो कोई करता है ना, कोई किसी काम को करता है, उसके बारे में बताया हुआ है ना, तो वो क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। फिर आता है ओनली कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का जो क्रिया की जा रही है उसका प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसके चिन्ह को, इसका चिन्ह को है ना, ये कभी कभी छिपा भी रहता है। जैसे राम पानी पीता है, इस वाक्य में पीने की क्रिया का प्रभाव पानी पर पड़ा है, इस अतः पानी कर्म कारक है। मतलब कभी कभी जो को वर्ड होता है ना, ये छिपा हुआ होता है, ये साइलेंट वर्ड होता है। तो इसके अंदर जो क्रिया पर जो प्रभाव पड़ता है ना किसी चीज़ पर, जैसे पानी, पानी पीना, तो पीने का प्रभाव किस पर पड़ता है? पानी पर। पानी पिया जाता है ना, तो पानी क्या हो गया? कर्म कारक हो गया, जो स्वयं करता हो गया ना, कर्म कारक, खुद करने वाला। इसमें हो गया कि पानी, राम पानी पीता है ना। तो मतलब राम तो क्या हो गया? राम पानी पीता है, तो राम तो हो गया कर्ता कारक, क्योंकि राम पानी पी रहा है। लेकिन वो क्या पी रहा है? पानी पी रहा है ना, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ा? पी क्या रहा है? पानी पी रहा है। तो पानी क्या हो गया? कर्म कारक हो गया, सॉरी कर्म कारक। इस पे क्रिया का क्या हो रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। तो इस वाक्य में पीने का प्रभाव पानी पर पड़ता है, अतः पानी कर्म कारक है। फिर आता है करण कारक। जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उससे करण कारक कहते हैं, है ना। जिस वस्तु की सहायता से किसी चीज़ की हेल्प लेके या उसी वस्तु के द्वारा उसी चीज़ से कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से तथा के द्वारा, जैसे मोहन कलम से लिख रहा है, इस वाक्य में लिखने की क्रिया करने के लिए कलम की सहायता ली गई है ना। इसके जैसे किसी की हेल्प लेके कोई काम करते हैं ना, जैसे अभी इसमें बताया है कि मोहन कलम से लिख रहा है या फिर मोहन पेंसिल से लिख रहा है, तो इसमें कलम लिख कौन रहा है? मोहन। तो मोहन हो गया कर्ता कारक, कलम से लिख रहा है। कलम यानी किसकी सहायता से लिख रहा है? लिख तो रहा है वो तो समझ में आता है, लेकिन वो किसकी सहायता लेके लिख रहा है? कलम या पेंसिल की। अगर पेंसिल, तो इन जिनकी सहायता से कलम से लिख रहा है या पेंसिल से लिख रहा है, तो इस वाक्य में लिखने की क्रिया करने के लिए कलम की सहायता ली गई है। मतलब लिखने के लिए किसकी सहायता ली गई है? पेन या पेंसिल की सहायता ली गई है। तो पेन और पेंसिल क्या हो गए इसमें? कलम, ये हो गए करण कारक। किसी की सहायता से या जिसके द्वारा जो काम करते हैं वे क्या होता है? करण कारक होता है। फिर होता है संप्रदान कारक, जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके चिन्ह के लिए हैं, जैसे वे अपने भाई के, इसका चिन्ह के लिए हैं, जैसे वे अपने भाई के लिए अमरूद लाया, इस वाक्य में लाने की क्रिया भाई के लिए की गई है, अतः भाई संप्रदान कारक है। मतलब संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया का किया जाता है, मतलब किसी के लिए काम करना ना, या किसी के लिए करना। इस चिन्ह के लिए, के लिए, इसके लिए, उसके लिए, है ना, यानी उसके, इसके तो हो गया सर्वनाम, या फिर राम के लिए, किसी के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है ना उसे संप्रदान कारक कहते हैं, है ना। ये क्या है? जैसे वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया, वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अपने भाई के लिए अमरूद लाया, अपने भाई के लिए लेके आया ना, तो भाई के लिए, तो इस वाक्य की क्रिया भाई के लिए की गई है,
तो इसे कौन सा कारक कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। किसी के लिए काम करना या किसी की हेल्प करने के लिए अगर उस वाक्य में के लिए वर्ड आता है तो वह क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। फिर आता है अपादान कारक। अपादान कारक होता है जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है, जैसे पेड़ से फल गिरा। इस वाक्य में गिरने की क्रिया पेड़ से हुई है और गिरने पर फल पेड़ से अलग हो गया, अतः पेड़ अपादान कारक है। अपादान कारक किसे कहते हैं? जैसे जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग हो जाना, है ना, मतलब अपादान से पृथक या से अलग, यानी किसी वस्तु का किसी वस्तु से अलग हो जाना या किसी के लिए अलग हो जाना, इसका चिन्ह तो होता है से। जैसे पेड़ से फल गिरा, है ना, मैंने इससे सामान लिया, तो से जैसे वर्ड आ गया ना, तो से का जब यूज किसी के अलग करने के लिए होता है। जैसे इसमें पेड़ से फल गिरा, है ना, तो फल गिरा किससे गिरा? पेड़ से फल गिरा, तो इसमें से वर्ड आ गया और ये फल जो था वो क्या हो गया? पेड़ से अलग हो गया। तो अतः इसमें पेड़ जो क्या है? अपादान कारक है। मैं इससे पेन लिया, या फिर मैंने राम से पेन लिया, तो राम से जो मैंने पेन ले लिया तो राम से वो पेन था वो राम से अलग हो गया क्योंकि उससे मैंने ले लिया। तो किससे लिया? राम से। तो राम इसमें क्या हो गया? वैसे कर्ता कारक है लेकिन अलग हो गया पेन उससे, तो वो उसमें क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। किसी से किसी चीज़ का अलग हो जाना, किसी वस्तु का अलग हो जाना और उसका अलग हो जाना, उसमें जिसका इफेक्ट होता है किस पे पड़ता है? इसमें जैसे पेड़ से फल गिरा, तो फल जो था वो पेड़ से अलग हो गया, तो अतः इसमें पेड़ क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। फिर होता है संबंध कारक। संबंध कारक दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम के लिए, दो या दो से अधिक मतलब वस्तुओं के लिए, दो या दो से अधिक सर्वनाम शब्दों के लिए संबंध का दिखाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। इसके चिन्ह का, की, के, रा, री, रे हैं। जैसे सुधीर मेरा भाई है, सुधीर मेरा भाई है, इसमें रा आ गया ना लास्ट में, मेरा, या फिर हमारा, ये हमारा है, या फिर ये बाग हमारा है। तो इसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में संबंध बता रहा है ना, जैसे सुधीर मेरा भाई है, इस वाक्य में सुधीर का मुझसे संबंध दिखाया गया है, अतः मैं मेरा संबंध कारक है। मैं मतलब सुधीर और उसके बीच में उनका संबंध है भाई भाई का, तो सुधीर मेरा भाई है, तो इस वाक्य में सुधीर का मुझसे संबंध दिखाया गया है, ये मेरा भाई है, तो इसमें मैं, अतः मैं मेरा संबंध जो है वो क्या है? संबंध कारक है। मेरा जो शब्द हो गया वो कौन सा हो गया? संबंध कारक हो गया, जो उसमें हम दोनों के बीच का संबंध दिखाया जा रहा है। फिर है यह, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यह मेरा फ्रेंड्स है, या फिर यह मेरा दोस्त है। जो मेरा शब्द होगा वो क्या होगा? इसके अंदर संबंध कारक होगा। किसी दो के बीच में संबंध दिखाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। फिर आता है अधिकरण कारक। वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है, अर्थात जिस स्थान पर कोई काम होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। इसके चिन्ह में तथा पर हैं। जैसे वह कुर्सी पर बैठा है, इस वाक्य में बैठना क्रिया का आधार कुर्सी है, अतः कुर्सी अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक से जैसे वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है, मतलब अगर कोई वाक्य है उसमें कोई क्रिया हो रही है और वो पूरी क्रिया कहाँ पर हो रही है, मतलब किस जगह पे हो रही है ना, उसका आधार जैसे ज्ञात होता है ना, तो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। इस चिन्ह में इसके चिन्ह है में तथा पर। जैसे वह कुर्सी पर बैठा है, बैठा क्या हो गया? बैठना या बैठा क्या हो गया? क्रिया हो गई, लेकिन ये क्रिया कहाँ हो रही है? ये क्रिया कुर्सी पर हो रही है ना, कुर्सी पर बैठा है, तो कुर्सी क्या हो गई? एक क्रिया करने की जगह है ना, स्थान हो गई ना, तो कुर्सी क्या हो गई? इसमें इस वाक्य में
बैठना तो क्रिया का आधार है और कुर्सी क्या है, अधिकरण कारक। जो क्रिया करने की जो जगह होती है ना, क्रिया करने का जो आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वह कुर्सी पर बैठा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि मतलब हम मेज पर बैठते हैं, तो हम बैठते हैं तो वो क्रिया हो गई। और किस पर बैठते हैं, मेज पर। हम स्कूल में मेज पर बैठते हैं, है ना, स्कूल, तो वह क्या हो गई, कुर्सी क्या हो गई। इसमें मेज जो कुर्सी होती है वह क्या होती है, अधिकरण कारक होती है। हम क्रिया कहाँ पर करते हैं, जैसे हम जैसे प्लेग्राउंड में खेलते हैं, तो हम खेलते हैं, खेलना तो क्रिया हो गई। हम कहाँ पर खेलते हैं, प्लेग्राउंड में खेलते हैं, तो इसमें जो प्लेग्राउंड होता है वो क्या होते हैं, जो क्रिया करने का जो स्थान होता है ना, कोई भी काम करने की जो जगह होती है, जो स्थान होती है, वे क्या होती है, अधिकरण कारक कहलाती हैं। फिर आती है संबोधन कारक। जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे सोहन तुम यहाँ कब आए। इस वाक्य में अरे सोहन संबंध कारक है, यानी जिस शब्द से किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए ना, अरे तुम इधर आओ, तुम कहाँ थे, अरे तुम कहाँ चले गए थे, जिसमें अरे तुम ये सारे वर्ड्स आते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, संबोधन कारक होते हैं। जिस कारक से किसी को बुलाया जाए या किसी को पुकारा जाए वह संबोधन कारक कहलाते हैं। ये थे हमारे 8 कारक। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें से आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, ठीक है। ओके, टेक केयर।